महालवाड़ी प्रणाली। तो सबसे पहली बात तो अब हमें पहले समझना कि महालवाड़ी प्रणाली, इसमें महाल का क्या मतलब है। फिर हमें देखना है कि महालवाड़ी प्रणाली जो है भारत के कितने हिस्सों में लागू थी। फिर हमें देखना है कि यह अन्य प्रणाली जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त या रैयत वाली प्रणाली से अलग क्यों थी। और फिर हमें देखना है काफी हद तक ये भी प्रणाली जो है, कर कर प्रणाली जो है वह फेल रही, तो इसके पीछे क्या कारण। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास है। सबसे पहले देखें महालवाड़ी, तो ये कर प्रणाली है। पहली बात तो ये क्या है, तो ये कर प्रणाली, ये कर प्रणाली। तो कर प्रणाली मतलब किससे कर लेना है भाई, जाहिर सी बात है किसानों से कर लेना, किसानों से कर लेना, किसानों से कर लेना है, कर लेना है। किसानों से कर लेने के लिए ये कर प्रणाली आई जिसका नाम था महालवाड़ी कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन आएगा, महाल का मतलब क्या होता है। महाल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव। क्या होता है, गांव। तो जैसे ध्यान समझिए, उत्तर भारत में क्या था, अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग समूह था। जैसे कि एक जाट हुआ करते थे, एक समूह हुआ करता था जाटों का, एक समूह हुआ करता था गुज्जर का। गुज्जर जानते हो ना, अरे नहीं रे, मेला वाला नहीं। इसको से देखो कैसे दिमाग जा रहा है, कह रहा जी बिल्कुल ध्यान हमारा पहुंच गया। वो गुज्जर नहीं, गुज्जर एक जाति आप बोल सकते हैं, खासकर ये जनरल में ही आते हैं गुज्जर। और जाट भी एक जाति है जो जनरल में आते हैं। इस प्रकार से कई जो समूह थे उत्तर भारत में, अगर आप देखेंगे इस वाले इलाके में, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गुज्जर जाट आपको मिल जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के समय आप देखोगे तो भी आपको जाट मिल जाएंगे। मतलब सब कुछ मिला जुला के मैं बातें कहाँ की कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं इस वाले इलाके। अब इसमें आप अभी भी जाके देखो तो वहां पे पूरा समूह है इनका। ठीक है, जाटों का पूरा समूह बना हुआ है एकदम। अगर कोई झगड़ा उगड़ा होता है तुरंत जुड़ जाते हैं। गुज्जर का भी सेम है, अलग अलग समूह। अंग्रेजों ने सोचा यार कि अब हमारी जो अस्थाई बंदोबस्त है ये भी फेल हो गया, रैयतवाड़ी भी इतना सही से अपना चल नहीं रहा, वहां पे भी गड़बड़ी। तो यहाँ पे कुछ नई चीजें शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में जो व्यवस्थाएं थोड़ी अलग है, तो यहाँ पे कुछ नई चीजें शुरू करते हैं। और अंग्रेजों ने यहाँ पे एक नई चीजें शुरू की जिसको महालवाड़ी कर प्रणाली कहते हैं या महालवाड़ी प्रणाली कहते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं आपको जानने वाली है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो महाल का मतलब, यहाँ पे महाल का अगर आप अर्थ देखेंगे तो महाल का जो अर्थ होता है, महाल का अर्थ अगर आपको देखना है तो महाल का अर्थ होता है गांव। तो गांव, तो सर एक बात बताइए, गांव से कैसे लिया जाएगा। गांव से ऐसे लिया जाएगा कि कई गांवों के एक समूह बनाया जाएगा, जैसे क्या बोला जाएगा, गांव। तो गांव के समूह को अगर और भी ढंग से, तो गांव के समूह को क्या कहा जाता था, समूह। गांव के समूह को क्या कहा जाता था, गांव के समूह को कहा जाता था महाल। महाल किसे कहा जाता था, महाल कहा जाता था गांव के समूह को। महाल का अर्थ क्या होता था, अर्थ होता था, इसका अर्थ क्या है, गांव। लेकिन कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, महाल कहा जाता था। और इसी महाल से महान वाली कर प्रणाली आई। अब देखते हैं क्या होता है इस कर प्रणाली के अंतर्गत। होता क्या था कि बहुत सारे गांव हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है ये किसी, या तो यहाँ पे सरपंच रहेगा, या तो ये सब विलेज है, सब गांव। तो इस गांवों का, ये सभी जो गांव थे, यहाँ पे दो चीज होता है। अभी आज भी देखो तो आज भी दो तीन नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक तो सरपंच का जानते हैं हम लोग, ये तो ग्राम प्रधान का जानते हैं। या तो यहाँ पे जितने भी गांव है इसके सरपंच कोई ना कोई होगा कई गांवों का। आप भी देखो खासकर हरियाणा में कई महासरपंच, कई गांवों को मिला के एक बड़ा सरपंच है, छोटे गांव का छोटा सरपंच, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बहुत भयंकर व्यवस्था चलती है वहां पे हरियाणा में। तो अगर आप देखोगे तो कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों के समूह, और बीचवा में एक व्यक्ति को रखा जाता था, एक पर्सन को रखा जाता था, व्यक्ति को रखा। ये सभी गांवों से कर वसूलेगा। एक व्यक्ति जो है वो कई गांवों से क्या करेगा, कर वसूलेगा। और ये जो व्यक्ति है, यही कर, इससे कर कौन लेगा, इससे कर लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कर वसूलेगा यही, और ये करों को देगा किसको, करों को दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी के। समझ बात आ रही ना।
तो ये जो 20 गांव या 25 गांव का जो एक समूह है, इसी को क्या बोलते थे? महाल। और यह यहां से ये जो है अलग अलग गांव के किसानों से कर वसूलता था, और कर को किसको दे देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कुछ बातें अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे कि ये जो व्यक्ति था, जो पर्सन मैं आपको ये बता रहा हूं, या तो ये गांव का प्रधान था, या तो ये प्रधान हुआ करता था, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, गांव का प्रधान था, या तो ये जो व्यक्ति था वह सरपंच हुआ करता था। सरपंच और प्रधान, कहीं पे उसी को सरपंच बोला जाता है, कहीं को उसी को क्या बोला जाता है? प्रधान। तो या तो ये गांव का प्रधान होगा, या तो ये सरपंच हुआ करता था, सरपंच हुआ करता था, या तो यही व्यक्ति सरपंच हुआ करता था, या तो यही व्यक्ति उस समूह का नेता हुआ करता था। जैसे जाट है तो जाट का नेता है, तो इसे दिया जाएगा अधिकार कि तुम सभी जाट जो गांव है जाटों से, वहां से कर वसूल के लाओ, और किसको दो? कर ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें भाई कर का एक हिस्सा मिलेगा, तुम्हें भी कुछ मिलेगा, कर का एक हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। जैसे 10 कुंटल आया है तो 1 कुंटल तुम्हारा, कि तुमने ये काम किया, तो इस हिसाब से। तो यहाँ पे सरपंच या इन्हीं जो पूरा गांव है या जो समूह है, या ये समूह का क्या होगा? नेता, समूह का नेता। तो इन्हीं को बोला गया क्या? इन्हीं को बोला गया नंबरदार, नंबरदार, या इन्हीं को बोला गया लंबरदार, लंबरदार। कितने लोग ऐसे हैं, ये मैं लंबरदार ही लिखा हूं, तुम ऐसा ही मान लेना, ठीक है? वैसे अपने पास इतनी जगह नहीं थी कि र को मोड़े, ठीक है? र मुड़ नहीं सकता था, इसलिए हमने सीधा किया है। पर मैं आपको अपनी गलतियों के भी बता रहा हूं कि ये र ही। देखिए, तो आप में से काफी लोग जानते होंगे कि पश्चिम में जब आप जाओगे, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे, इवन फैजाबाद के आसपास भी जाओगे, तो वहां पे काफी बार बच्चों को लंबरदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबरदार। लंबरदार कहाँ जाते आप? ऐसे बोलते हैं वहां, ठीक है? तो अब क्वेश्चन आता है कि वो लंबरदार क्यों बोलते हैं? भाई सोनुआ का नाम लोगे, बताओ क्या सोनुआ कहाँ जा रहा है रे? ये भी तो बोल सकते हैं। अच्छा, मैं सोनू, मोनू, पप्पू, गोलू, ये हमारे क्लास के बहुत फेवरेट लोग हैं। जिस एग्जाम्पल में चाहूं तो ये नाम मैं यूज कर लेता हूं। तो आपके घर परिवार का अगर किसी का नाम सोनू, मोनू, पप्पू, गोलू है, जो आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, मैं यहाँ पे पप्पू राहुल गांधी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कांग्रेस के समर्थक है, मैं उनका दिल नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे लिए एक कॉमन शब्द है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे ये भी तो बोल सकता है कि हे पप्पुआ कहाँ पे? क्यों बोलते हैं लंबरदार? क्योंकि लंबरदार एक बड़ा पोजीशन हुआ करता था पहले। लंबरदार बोलने के पीछे ये कंसेप्ट है कि लंबरदार मतलब ये बहुत बड़ा ओहदा दे रहा है। ये लंबरदार कहाँ जा रहे हैं? लंबरदार मतलब कि तुम यार, मतलब ये सरपंच जैसे आदमी, वसूलने वाले कर, है ना, इस तरीके। तो लंबरदार जब पश्चिम वाले बोलेंगे कभी, तो आप समझ जाना कि वो ये केवल इज्जत देने का तरीका है, ठीक है? काफी बार यही बोलते हैं कि ये लंबर, नाम से नहीं बोलेंगे, सीधे लंबरदार ही बोलते हैं। कई इलाके ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे लंबरदार ही बोलते हैं, नाम का बहुत कम यूज लेते हैं। तो नंबरदार भी बोला जाता था, इनको लंबरदार भी बोला जाता था। जो व्यक्ति, जो प्रधान होता था, सरपंच होता था, या समूह का नेता होता था, वही कर वसूलता था अलग अलग गांव से, और वो करों को किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी व्यक्ति को लंबरदार या क्या कहा जाता था? नंबरदार कहा जाता। तो अभी थोड़ी आइडिया हो गई होगी कि ये महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो क्या थी। पहली बात तो ये कर प्रणाली है, किसानों से कर लेना है। इसके अंतर्गत महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है गांव, और महालवाड़ी अगर पूछा जाए तो गांवों का समूह। तो यहाँ पे गांव कई रहेंगे, इसका समूह बना दिया जाएगा, इसी को महल बोला जाएगा। गांव के समूह को क्या बोला जाएगा? महल या महाल, ठीक है? तो महाल बोला जाएगा। इसी का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, या जो सरपंच होगा, या ग्राम मतलब प्रधान होगा, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी किस क्या नाम देती थी? नंबरदार या लंबरदार। यही व्यक्ति जो है कर वसूलता था, और किसको दे देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसमें और जमींदारी प्रथा में एक अंतर है, क्या? कि यहाँ पे मालिक नहीं बनाया गया, लंबरदार को जमीन का मालिक नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे स्वामित्व का अधिकार लंबरदार को नहीं था। ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जमीनिया का मालिक है, नहीं, ये केवल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर वसूलेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो ये जमीन का मालिक नहीं है। आप जमींदारी प्रथा में देखो, जमीन का वो क्या होते थे? मालिक होते थे।
और जमीन किसी किसान को भी पट्टा कर सकते थे। जो पट्टे की व्यवस्था है ना, वो अंग्रेज के समय से है, अंग्रेजों के समय से। तो जमींदार के पास जमीन का अधिकार दे दिया गया, खूब बड़ी जमीन। मान लीजिए कि 20-25 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जमींदार बना दिया गया, तो मुझसे बोला गया कि तुम पट्टा करो किसानों को। मैंने पट्टा किया ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना टेंशन लेती नहीं थी, क्योंकि उनको किसान की भलाई से थोड़ा मतलब था, उनको तो बस कर आना चाहिए। और कर वसूलने वाला व्यक्ति कौन है? ये जमींदार। तो इससे पंगा थोड़ा लेना है, करो चाहे मत करो, हमको तो बस कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सब मिला जुला के इसके पास जमीन का स्वामित्व तो नहीं था। इसके पास जमीन या भू का, शब्दों पे थोड़ा सा विशेष जोर देते हुए, इसके पास जो है भू स्वामित्व नहीं, भू स्वामित्व नहीं, इसके पास जो है भू स्वामित्व नहीं था। किसके पास भू स्वामित्व नहीं था? लंबरदार या नंबरदार के भू स्वामित्व नहीं। तो अब तो ये पूरा हमने देख लिया कि महालवाड़ी प्रणाली जो है, कर प्रणाली, ये क्या हुआ करती। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? 2-3 पॉइंट लिखे, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जगह छोड़ के रखिएगा, क्योंकि दूसरी बातें अब यही बताएंगे।